नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष के पब्लिक पोल का कारवां पहुंच चुका है कहां? महाराष्ट्र। जी हां, वीरों की धरती महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के आज जिस शहर में हम हैं वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हां, आज मौजूद हैं हम नासिक में, जिसे मराठी में स्थानीय भाषा में नासिक भी कहा जाता है। देखिए, सिंहस्थ कुंभ की चर्चा करें, सातवाहनों के साम्राज्य की चर्चा करें, बड़े बड़े राजनीतिक दलों की चर्चा करें, महाराष्ट्र के बड़े शहरों की चर्चा करें तो नासिक का नाम आता है। और आज इसी शहर में है, यहां के पॉलिटिकल टेम्परेचर को मापने के लिए, यहां के चुनावी तापमान को मापने के लिए तो हमारे साथ देखिए नासिक के तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे भी मौजूद हैं और साथ ही नासिक में यहां की आम जनता और पार्टी के अलग अलग दलों के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नासिक में इस वक्त सबसे बड़े मुद्दे क्या है, चल क्या रहा है नासिक के दिमाग में, नासिक के मतदाताओं के दिमाग में। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियों के साथ हम एक दूसरे का उत्साह वर्धन करें। नासिक की जनता के बीच आज हम मौजूद हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं उन मेहमानों से, उन राजनीतिक चेहरों से जो हमारे इस कार्यक्रम में आज मुख्य मेहमान हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लक्ष्मण साव जी, जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी आपका। साथ ही हमारे साथ इस वक्त कोंडा जी मामा अवार्ड हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं। और देखिए, हमारे साथ भगवान भोगे जी मौजूद है, शिवसेना के जिला प्रवक्ता भी हैं। तो इन सभी का, इसके अलावा देखिए, अगर आप देखें तो बहुत सारे पॉलिटिकल वॉइसेस हैं, उनका भी परिचय हम आपके से करा दें। हमारे साथ देखिए श्याम गोहाट मौजूद हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष हैं वो। और हमारे साथ हैं आकाश जो कि कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र भावे हमारे साथ निर्भय पार्टी के मौजूद हैं और अनिल कौशिक आम आदमी पार्टी के भी नेता हमारे साथ देखिए मौजूद हैं। और इसी के साथ लकी ढोकड़े हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के मौजूद हैं। लेकिन एक दिलचस्प चेहरा हमारे साथ है, महंत अनिकेत शास्त्री का। क्यों दिलचस्प है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लक्ष्मण साव जी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता तो मौजूद हैं ही। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नासिक में पेंच क्यों फंसा है। एनडीए के उम्मीदवार का हर तरफ यही चर्चा है। वहां तो 1 महीने से चुनाव प्रचार चल रहा है, एनडीए का, महायुति का उम्मीदवार तक पता नहीं। महायुति के जो संकल्प पत्र प्रकाशित होने के बाद जो 48 सीटों की जो घोषणा हुई है, उसमें से 3-4 सीटों की कुछ बाकी है। उनके आखिरी चरण में चुनाव है तो कुछ ना कुछ स्टेट पॉलिसी होती है, इसलिए 3-4 जगह का घोषणा बाकी है। हो जाएगा 1-2 दिन में वो। दिक्कत क्या हो रही है? मैं तो यही नहीं, इसको दिक्कत नहीं, क्या हो रही है? दिक्कत कोई नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार, कल को हम सुन रहे थे कि छगन भुजबल यहां से लड़ेंगे, हम सोच रहे थे कि भाई गोडसे वो भी दावेदारी ठोके क्योंकि भाई वो 2 बार जीते हैं। हमारा जो संगठन है, ये संगठन पूरा देश देखता है। हमारा जो आदमी दिया जाएगा वो चुन के ही आएगा, ऐसा आदमी हमारे देने जाने वाला। वो तो हमें पता है कि आप वैसा ही कैंडिडेट उतारेंगे मैदान में, लेकिन आपको नहीं लगता कि मामला पिछड़ गया है? जो कैंडिडेट की जो संख्या है वो ज़्यादा मात्रा से है, इसलिए इसको देर लग रहा होगा। लेकिन 1-2 दिन में युति का जो उम्मीदवार है वो जाहिर हो जाएगा। देखिए, 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लीड ले रहे हैं आप लोग उम्मीदवार के मामले में? हमारे वाजे साहब तो पहले से ही ठोक रहे हैं। हमारे उम्मीदवार का पूरा मतदार संघ का दौरा पूरा हो गया है। हम प्रचार में हम बहुत आगे चले गए। हमारे सामने कोई भी आया तो हमें कुछ फिक्र नहीं अभी। लेकिन चुनौती क्या मान रहे हैं आप इस बार नासिक में? देखिए, 2 बार से जो कैंडिडेट यानी कि गोडसे साहब जीते हैं यहाँ से, और वो शिवसेना में हैं, सभी जानते हैं कि किस गुट में हैं। तो ये चुनौती कितनी बड़ी है? ये सीट तो अगर देखा जाए तो एनडीए का बहुत ही दबदबा रहा है यहाँ पर पिछले 2 चुनाव में। एनडीए का दबदबा नहीं, ये शिवसेना का सीट है और ये ओरिजिनल शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जो है उनका सीट है। उनके नाम से लोगों ने वोट डाला है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ ओरिजिनल कौन है। मामला कोर्ट तक चला गया, सब कुछ हो गया। हो जाएगा ना, किसी को फोड़ने से तोड़ने से मामला बिगड़ता नहीं है। अभी वोटिंग के टाइम हो जाएगा। ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है वो 1 महीना से प्रचार कर रहे हैं और मेन मुद्दा जो है, जो महायुति का जो कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, उसका मेन कारण है एंटी इनकम्बेंसी। वो सोच में पड़ गए कि किसे उतारे। आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, जबकि जो सांसद हैं, है ना,
गोडसे साहब वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, हेमंत गोडसे साहब, वो तो एक तरीके से खुल्लम खुल्ला प्रचार में ही उतर गए हैं। जब तक आपका अनाउंसमेंट नहीं होता, वैसे तो उनके अनिकेत शास्त्री भी घूम रहे, उनके बीजेपी के भी घूम रहे, भुजबल साहब का भी नाम चल रहा है। अब अनाउंसमेंट तो होने दीजिए। अनिकेत जी का नाम लिया आपने, तो अनिकेत जी हमारे साथ है, आप क्यों मैदान में ताल ठोक रहे हैं, मतलब आपकी क्या जरूरत है? ये जो भूमि है ये दक्षिण काशी नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, कुंभ नगरी है। यहाँ पे आध्यात्मिक हिंदुत्व के साथ साथ राजकीय हिंदुत्व का भी यहाँ पे संगम होता है, स्वातंत्रवीर सावरकर जी की यहाँ से। इसलिए वो सब तो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? योगी जी क्या कर रहे हैं? फिर योगी जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो देखिए नासिक में एक योगी हम देखने वाले हैं क्या, ये सवाल उठ रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर उतरता नजर आ रहा है। नासिक में हम लौटेंगे अब जरा हम जनता से भी बात करते हैं, धर्म के नाम पे मतदान मांगते हैं तो ऐसा चलेगा क्या? कब तक धर्म के नाम पे मांगेंगे? 10 साल कर लिए तुमने, दूसरे को चांस चाहिए। हमें नया बदल चाहना चाहते हैं। 10 साल में डेवलपमेंट के नाम पे वोटिंग मांगना चाहिए। धर्म ये धंधा हो चुका है, ये बंद होना चाहिए अभी यार। हर दल तो कहता हम ही विकास कर रहे हैं, कोई कर रहा नहीं है सरकार विकास। सबकी देख ली, परेशानी में गूंज रहा है पूरा हमारा देश। महाराष्ट्र वचन दिए थे वो कहाँ पूरे के? 15 लाख का। नासिक का सबसे बड़ा मुद्दा प्याज का है। वो प्याज का मुद्दा यहाँ कोई नहीं उठा रहा है। प्याज का मुद्दा हाँ, क्या ऐसा है, गरीबों की समस्याओं के ऊपर इनका ध्यान नहीं है, खाली धर्म की राजनीति करना जानते हैं। आज देश के लोगों की आय बढ़ी है, प्रधानमंत्री कहते हैं। अरे नहीं, यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ी है। आज क्राइम रेट, महाराष्ट्र का क्राइम रेट बढ़ गया है। कुछ कह रही हैं? अरे ये जो स्नेन चेकिंग होती है, ये राजनीतिक के लोग क्या कर रहे हैं? खाली हिंदुत्व, आम जनता क्या कर रहे हैं? हर औरत की समस्या क्या है? महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर सवाल, सावरकर की धरती पे वो कह रहे हिंदुत्व क्या? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, बस। हर एक देश के हर एक नागरिक ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो इलेक्शन है पूरे भारत देश का इलेक्शन है, ये जनता का इलेक्शन है, ना किसी एक पार्टी का। तो अभी जो मतदान कम हो रहा है, उसके परसेंटेज जो कम हो रहे हैं, इसके लिए हर एक नागरिक को घर से बाहर निकल के परावर्तन लाने के लिए मतदान करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही लो कि ये देश राष्ट्रीय चुनाव का है, ये देश राष्ट्रीय विषयों का भी ये चुनाव है। देश में प्रधानमंत्री की बात हो रही है, चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री हम चुनेंगे, जाहिर सी बात है। तो राष्ट्रीय मुद्दों की भी तो बात होगी। देखो ये आप तो चुनावी मैदान में है, ये किसानों का देश है। ये देश को, ये हर वर्ग का देश है, ये किसानों का देश है जिसको जात नहीं है। पहली बात, ये सब पक्षीय लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी चूसते। हम प्रकाश अंबेडकर साहब के पक्ष से यहाँ चुनावी निवडणूक लड़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ इंडस्ट्री होके भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर्यटन होके भी कुछ पर्यटन की व्यवस्था ने, एयरलाइंस की क्या घड़ी है, यहाँ की रेलवे देखो आप, किसी शहर से कनेक्ट नहीं है। यहाँ से हमें गुजरात जाना, यही मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे और उसी पे वोट पड़ रहा हो। नतीजे क्या होते हैं? नतीजे कुछ भी हो, इस टाइम आप देखो नतीजे क्या होते हैं। नतीजे हम देख रहे हैं विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। बहस तो चारों तरफ से होगी, लेकिन बात ऐसी है कि अभी जो चुनाव है ये 2024 का, ये लोकसभा का और देश के लिए चुनाव है। देश किस हालात में पहले था 2004, बताइए ना, किस हालात में था और किस हालात में है, बात तो करने तो 2004 से लेके 2000। देखो अगर माजरा करने का है तो माजरा करो, फिर हम भी 200 लोग आ सकते थे यहाँ पे। अपनी बात बोलिए, अपनी बात। मैं किसी के बीच में बोला नहीं, मेरी बात होने तो कोई बीच में ना बोले, नहीं तो माजरा तो हम भी कर सकते हैं। ये हमारे, आप अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। ये नौटिंगी मत करो, आप अपनी बात बोलिए, समझ जा रहे हैं। एक तो 50 साल 60 साल देश का सत्यानाश करने वाले बोलते हैं हम कुछ अच्छा करेंगे, इनका भरोसा क्या है? बात ऐसी है कि पिछले 10 साल में 2014 से 24 तक नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ है, देश के अंदर और देश के बाहर भी देश की जो प्रतिमा हुई है, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा? अरे जनता हमारे साथ है, ये 5-50 नेता के चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता ने हमको वोट दिया है, जनता ने हमको चुन कर दिया है। 2014 में हमको एक बार दिया था तो कांग्रेस नहीं चाहिए बोल के दिया था। जवाब ले लें, नहीं सुनिए, पूरा बोलने दो। 2019 में जब हम आए तो हमको भाजपा एनडीए चाहिए, इसलिए वोट गिरे थे। और अभी 2024 में जब चुनाव होगा, पिछले वोटों से ज्यादा वोट हमारे साथ में है। और अभी भी 4 जून के निकाल के बाद में अभी भी फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार
400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400। देखिए कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को जो नेतृत्व दिया, जो काम किया, वो किसी ने नहीं किया और जनता की पहली पसंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने आज तक जो ये दुनिया में जिस सब लोगों को चूते में निकाला है, जो भी उन्होंने आश्वासन दिए थे वो आश्वासन उन्होंने पूरे किए नहीं है। जो उन्होंने बोला था हर एक के क्या उन्होंने बोला था 10 साल के पहले हर एक के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, किसी को 1 रुपया मिला नहीं। किसान का उत्पन्न दुगना करेंगे, किसान का उत्पन्न दुगना नहीं हुआ, आधा हुआ है। बेरोजगारी के लिए जवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये तो ठीक है, एक सवाल उठा लेते हैं। क्या नरेंद्र मोदी इस चुनाव का सबसे बड़ा विषय है? देखिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे मुद्दा है अपने भारत में राष्ट्रपति मंदिर बनाए हैं तो जो मोदी जी ने बनाए हैं। मोदी जी ना होते तो मंदिर नहीं बनती। मोदी जी वो कहते हैं कि कोई मंदिर नहीं बनी, मोदी जी आए तब मंदिर बनी। आज तक कोई मंदिर बनी क्या? मोदी जी आए तब मंदिर बनी। राम रथ आया तो भारत में धर्म के साथ जो गरीबों को भी एक सहारा मिला है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। आज के समय में देखेंगे तो 80 करोड़ लोगों को भारत में राशन मिल रहा है। गरीबों को पहले नहीं मिलता था, लोग पैसे दे के भी राशन नहीं पाते थे। अभी हर घर में बिजली है। आप आम आदमी पार्टी से हैं? केजरीवाल जी क्यों अंदर हैं? अरे फंसा है इन्होंने। अच्छा, केजरीवाल को बीजेपी ने फंसे हैं। छूट क्यों नहीं रहे? 2024 में सिसोदिया करे। नरेंद्र मोदी देश के पंतप्रधान नहीं है, वो प्रचार मंत्री है। 10 साल को देश को लूट आपके नेताओं को कोर्ट क्यों नहीं छोड़ रही? अरे वो पीएमएल एक्ट में बदल कर दिया। अभी क्यों उन्होंने किया? किसने बदला? तो कांग्रेस ने बदला। उनको छोड़े ना। 2017 में मोदी ने कानून बदला। कानून बदल के हमारे लोगों को अंदर डाल रहा है। चलिए अब जरा उधर। हाँ क्या कोरोना पीरियड में इस पतले से आदमी ने नासिक की जनता के 35 करोड़ रुपए बचा के दिए। इस नासिक का जो खासदार थे गोडसे साहब, उनके खुद के रिश्तेदार जो थे उनकी। लेकिन कोरोना में तो हर आदमी ने काम किया। सुनिए, भावे सर ने जो काम किया है, शिक्षा के बारे में आज वंचित बहुजन आघाड़ी के अगर आप प्रेजेंटेशन में देखोगे तो पहली मांग ये है कि PG to KG जो कि वो एजुकेशन है वो फ्री होना चाहिए। आज सब इसमें आप देखोगे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया है आज सब। लेकिन बात यह है कि इस देश के लोग ये देख रहे हैं कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। राहुल गांधी का चेहरा। भाई हाँ, मैं आपकी बात तो बहुत सारी हमने सुनी, लेकिन सब लोग ये सोच रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे। कौन बनेगा? जो भी चुन के आएगा उसमें से एक चेहरा कौन बनेगा? हमारे पास एक ही चेहरा है और नरेंद्र जी मोदी। इनके पास 25 चेहरे हैं जो एक रोटी को चुन के खा रहे हैं। चलिए ठीक है तो लोगों से पूछ लेते कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री जो बनने चाहिए। तो कहते हैं इंडिया गठबंधन में हर बड़े नेता है, सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि ये देखिए भारत जोड़ो यात्रा है, युवाओं का संगठन है और देश चलाने की जो ताकत है वो खाली राहुल गांधी। जीत क्यों नहीं रहे वो पिछले कई चुनाव में? राम के नाम पर ये राजकारण कर रहे हैं। मणिपुर में औरतों का क्या हाल हुआ? कहाँ है मोदी जी? जो मोदी जी संसार नहीं कर रहे, उनको क्या पता कि गैस के भाव क्या है, अनाज लाने के क्या है, आखिरी महीना पूरा महीना कैसे चलता है, औरतों को पूछो। ये मोदी जी को पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि आज सिर्फ धर्म के नाम पर राजकारण शुरू है और मोदी जी ऐसे है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। जो पढ़ा लिखा इंसान है आज हमको पढ़े लिखे, आज एक मिनट, वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, इस वजह से वो धर्म के नाम पर आज राजकारण कर रहा है। हमको पढ़ा लिखा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जगहों पर अपने भाषणों में, बीजेपी के लोग दावा करते हैं, मैं एक करके इस पर रिएक्शन लूंगा आप लोगों से। बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहे जितना कहा गया है, उनके शासनकाल में देश में बड़े दंगे तो हुए ही नहीं, सब कांग्रेस के जमाने में हुए। बीजेपी वाले हर जगह यही कहते हैं।
फिर कहाँ से हिंदू मुस्लिम बात है? 2004 से लेकर 14 तक जितने आतंकी हमले हो गए भारत में, जितने बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, एक भी बॉम्ब ब्लास्ट हमारे 10 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ है। आतंकवाद को रोका गया है। बताइए, दावा है कि बड़े मामले इधर नहीं हुए उधर हुए हैं। जब सबसे बड़ी शर्मनाक 2008 कांग्रेस के जमाने में सबसे बड़ी शर्मनाक पुलवामा में हमारे शहीद जो जवान हुए इनके वजह से हुए। जो पुलवामा में शहीद हुए, जो आरडीएक्स ये देश में आया, ठीक है देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन एक इधर से एक आवाज आई थी कि राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव को डिसाइड करेगा क्या? वाकई में करेगा क्या? आप तो योगी जी से प्रभावित लग रहे हैं। जी, राम मंदिर का मुद्दा यही राष्ट्र का मुद्दा है, और राम ही राष्ट्र है, राम ही प्रगति है, और मोदी गारंटी के लिए हम सब उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राम आ गए, और जब मंदिर के लिए सभी लोग जा रहे तो कई दल वहां पर नहीं गए, बावजूद उसके इनविटेशन दिया गया। इसको लेकर क्या यहाँ चर्चा है? ये जो कांग्रेस की जो सरकार है, 70 साल इन्होंने देश लूटा है, और जब राम मंदिर का जो विषय निकला तब ये लोग गए नहीं। इनको मालूम था कि राम मंदिर जब हो जाएगा तो मोदी जी को सब लोग अच्छे बोलेंगे, इसलिए ये इसमें सहभागी नहीं हुए। और राम काल्पनिक है बोल के 25 वकील खड़े किए कोर्ट में। राम काल्पनिक है, ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है। राम 2014 से इन लोगों ने ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में बाधा जिन वकीलों ने डाली वो आप लोगों के दल से। देखिए ये तो फैक्ट बात है ना। ये सवाल आपका, हम राम मंदिर धर्म इसमें जाना ही नहीं चाहते। हम किसानों की बात करो, आप रोजगारी की बात करो, आप महंगाई की बात करो। दूसरा, राम मंदिर जो बनाया है इस देश के लोगों ने बनाया। मैंने खुद राम मंदिर के लिए चंदा दिया है। राम मंदिर भाजपाइयों ने नहीं बनाया है। राम मंदिर आंदोलन किया है तो इस देश के लोगों ने किया था। वो इस देश आस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य का अलग मुद्दा है। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए कार्यक्रम के हम आखिरी हिस्से में आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र को लेकर एक महाराष्ट्र के सियासत को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। मैं थोड़ा चाहूंगा कि यहाँ जो हमारे नेता उस पर जल्दी प्रतिक्रिया दीजिएगा, समय की कमी है। महाराष्ट्र के अंदर जो पार्टियां टूटी उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है? देखिए, शिवसेना, एनसीपी 2019 में जब चुनाव हुए, 2019 के चुनाव में भाजपा सेना का अलायंस था। नहीं, आप जिम्मेदार हैं कि सुनिए साहब, नहीं, समय की कमी। बात ऐसी है कि हमारा अलायंस सत्ता पे आया था, जनादेश को ठुकरा कर, जनादेश का अपमान करके सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने गद्दारी करके, जनता से गद्दारी करके सरकार बनाई। ले लीजिए, आप कहते हैं कि उन्होंने पार्टियां तोड़ दी आपकी। अरे कहते हैं कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, इनको डर था, उनको वो अकेले की हिम्मत पे लड़ नहीं सकते थे। अपने नेता इसलिए उन्होंने शिवसेना के 2 टुकड़े किए, राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े किए, लेकिन अब भी जनता उन नेताओं के साथ नहीं है। जनता सब जो शरद पवार साहब है उनके साथ है, उद्धव ठाकरे जी के साथ है जनता। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ कई सारे मुद्दे हैं, लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, समय की थोड़ी हमारे पास कमी जरूर है। देखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास इशारा हो रहा है कि समय आपके पास इतना ही था, लेकिन अभी पब्लिक पोल में जनता क्या बोल रही है, पब्लिक पोल में जनता बोले वो देखिए, और साथ ही देखिए नासिक के जनता का बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मोदी सरकार क्यों, कि इसका प्रमुख कारण है कि महिलाओं के लिए अपने एक अलग सोच रखी है, युवाओं के लिए एक अलग सोच रखी है, समाज के सभी स्तरों के लोगों के लिए अलग अलग स्तर से योजनाएं लाई है। उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रति आज पूरे भारत में एक उनके तरफ एक सच्चा और एक प्रामाणिक नेता के बलबूते के तौर पे देखा और जाना जाता है। उन्होंने बीजेपी ने जो गंदी राजनीति महाराष्ट्र में की है उसके वजह से आम आदमी के दिल में बहुत गुस्सा तो है ही, लेकिन बाला साहब ठाकरे और उनकी जो सच्ची शिवसेना है उनके प्रति आम आदमी में एक लगाव आज देखने को मिलता है। राहुल गांधी जी, आप इस देश का विश्वास हो, आप युवाओं का, किसानों का, सबका एक उम्मीद हो। आप इस देश के भावी पंतप्रधान
के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं। एकनाथ जी शिंदे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ऐसी क्रांति इन्होंने महाराष्ट्र में लाई जो सब महाराष्ट्र और देश भर ने देखा। हिंदुत्व खत्म होने से जो ठाकरे परिवार ने हिंदुत्व खत्म करने जा रहे थे उसको रोका। आपकी उम्र 80 से भी ज़्यादा हो गई है, 84 तक आपकी उम्र है साहब, पर ये महाराष्ट्र स्टेट में आपके लेवल का एक भी नेता नहीं है कि चुनाव के टाइम में आपके खिलाफ संघर्ष करे।